नहीं है, एनिमल्स में कैपेबिलिटी ये नहीं होती, लेकिन प्लांट्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि उसके किसी भी हिस्से से नया प्लांट जनरेट किया जा सकता है. दिस कैपेबिलिटी इज नोन एज टोटीपोटेंसी. ये ध्यान रखना है आपको नाम, टोटीपोटेंसी. टोटीपोटेंसी का मतलब है एक प्लांट के हिस्से से कुछ एक पार्ट ले लिया गया, उसको आप किसी भी मीडियम में जाके फिर ग्रो कर सकते हो. ठीक है, अब आपने उसको क्या किया था, एक प्लांट लिया, उसका एक हिस्सा लिया, उसको लैब में ले गए, साफ सुथरा किया, फिर उसे एक मीडियम के अंदर ग्रो कर दिया, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, हार्मोन्स डाल दिए. अब क्या है, पहले एक मास ऑफ सेल बनता है. मास ऑफ सेल बनता है, अनडिफरेंशिएटेड होता है, कैसे तो गुच्छा सा बन जाता है जिसमें रूट शूट कुछ पता नहीं चल रहा होता, अनडिफरेंशिएटेड मास होता है, तो उसको बोलते हैं कैलस. फिर उसमें हार्मोन्स डालते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन. आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हो, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रूट और शूट की फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं. अब क्या होगा, एक छोटा सा नया प्लांट बन जाता है जिसको नाम दिया जाता है प्लांटलेट, छोटा प्लांट. अब क्या है, उसको सॉइल में ले जाओ, ग्रो करो, और फिर वो नॉर्मल प्लांट की तरह ग्रो करेगा. फायदा क्या हुआ कि एक ही प्लांट के छोटे छोटे हिस्सों से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और फिर उसको मिट्टी में जाके हम ग्रो कर देंगे. दिस इज द टिश्यू कल्चर. प्लांट अगर ज्यादा हो जाएंगे तो फूड प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है. तो इसमें आप ये टिश्यू कल्चर, आप इसका एक बार एनिमेशन देखो, थिंग्स विल बी वेरी क्लियर इन योर माइंड. मुझे पहले बता देना आपको दिख रहा है या नहीं. वीडियो विजिबल हुआ? अभी मैंने प्ले नहीं किया है. दिख रहा है आपको? यस मैम. ओके, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको समझना अच्छे से. Plant breeding, the technique of tissue culture, has emerged as a very efficient tool to propagate better improved crops. Tissue culture is much approachable technique than other traditional plant breeding techniques. देखो यहाँ पे इस इमेज में दिखाया हुआ है कैसे बीकर्स के अंदर, लैब के अंदर बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया हुआ है. Traditional plant breeding techniques. By using this method, cells, tissues, etc. are maintained and grown in vitro under aseptic conditions का मतलब होता है कि बहुत ध्यान से लेमिनार एयर फ्लो होते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें हमें काम करना होता है. कि एसेप्टिक का मतलब होता है कि अननेसेसरी कोई जर्म्स, माइक्रोब्स उसके अंदर हम ना डाल दें. देखो ये जो लेडी काम कर रही है इसने मास्क पहना हुआ है, ताकि ये जरूरी नहीं कि उस टाइम का है कि कोविड था. लैब में जब भी आप काम करते हो तो लैब कोट, मास्क, ये सब मैंडेटरी है, ताकि अपने मुंह से जर्म्स आप उसके अंदर ना छोड़ दो. in artificial medium, providing necessary nutrients for growth. In 1839, Schladen and Schwann. These names are very very important. ये मैं आपको एनिमेशन दे दूंगी, names आप जरूर नोट कर लेना. Cell is the basic unit of life and is capable of autonomy. Each cell, if given an environment, is capable to regenerate into a whole plant. Based on this theory, a German physiologist, Gottlieb Heberland, in 1902, developed the concept of in vitro cell culture, also called tissue culture. Cells in his experiment increased in size, but failed to divide, due to which his predictions failed. However, his hypothesis paved the way for more research. He is thus regarded as the father of tissue culture. Taking cue from his experiments, Hanning in 1907 took nearly mature embryos of crucifers and successfully grew them to maturity. In 1908, Simon regenerated callus, buds, and roots from poplar stem segments and established the basis for callus culture. A breakthrough came from White in 1934, who experimented on tomato roots. ये साइंटिफिक स्टडी ये सब आपको मेंशन कर रही है कि ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं था. वन बाय वन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे काम किया. हेबरलैंड को फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोला जाता है क्योंकि एक्चुअली मेन आइडिया उनका था. नो डाउट वो फेल हो गए थे, वो काम नहीं कर पाए थे, लेकिन उन्हीं के आइडिया को ही फॉलो अप किया गया था, इसीलिए उन्हीं को ही फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोला जाता है. Not only could culture tomato root tips grow,
but they could be repeatedly subcultured to fresh medium of inorganic salts supplemented with yeast extract. During 1950s, scientists found that any part of a plant grown in nutrient media under sterile conditions दिस इज द सोल ऑफ द टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर जो बनाया गया है वो इस लाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी प्लांट का कोई भी पार्ट अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाए, पूरा उसको पोषण दिया जाए, स्टेराइल कंडीशंस में रखा जाए, तो वो एक नए प्लांट को जन्म दे सकता है. दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द टिश्यू कल्चर. The plant part used in culture is called as explant. This property of plant cells to give rise to a whole new plant is called totipotency. The term totipotency was coined by Stewart in 1968. Totipotency. It requires a nutrient medium that contains sucrose, inorganic salts, vitamins, proteins, and growth regulators, such as auxins and cytokinins. Technique of tissue culture. The first step of tissue culture is excising or cutting a small part of plant tissue, like a leaf, root, or shoot of a plant. This cut out part, explant, is then placed in a suitable nutrient medium containing a carbon source such as sucrose, inorganic salts, vitamins, amino acids, and growth regulators like auxins, cytokinins, ये etc. नेम्स आपको याद रहने चाहिए कि न्यूट्रिएंट मीडियम्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, स्पेशली हार्मोन्स. The explants are allowed to multiply and form a group of tissues called callus. सी कैलस क्या है? अनडिफरेंशिएटेड मास. ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का मास दिखाई दे रहा है. डिफरेंशिएशन नहीं है, कुछ नहीं पता लग रहा लीफ क्या है, रूट क्या है, शूट क्या है, बट एक मास ऑफ सेल है. Callus is irregular, unorganized, and undifferentiated mass of actively dividing cells. This callus is then allowed to multiply to form many plantlets, which are then transferred to a different container for rapid multiplication. Finally, the developed plantlets are transplanted to the soil for normal. Tissue culture is performed using a small part of a plant to develop a large number of plants in a short duration. It is thus also called as micropropagation. कंफ्यूज नहीं होना कि टिश्यू कल्चर क्या और माइक्रो प्रोपेगेशन क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. समझने में ये चैप्टर काफ़ी इजी है, ठीक है, जनरल नॉलेज का चैप्टर है, बट दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि टिश्यू कल्चर और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, प्रोपेगेशन का मतलब होता है प्रोपेगेट करना, नंबर को एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ाना. तो टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहा जाता है. As all these plants are developed from the same part of the parent plant, they are genetically identical and called soma clones. Micropropagation is extensively used in horticulture and floriculture. हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है जो ब्रांच ऑफ द साइंस. अगर आप 12th के बाद एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो उसमें अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, हॉर्टिकल्चर, फॉर्टिकल्चर. हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स की खेती करते हैं, फ्लोरिकल्चर जो फूलों की खेती करते हैं. Employed in the large scale production of tomato, banana, apple, etc. This technique can also be used to propagate high yielding disease resistant varieties in a short span. Even in conditions when a plant is diseased, tissue culture is used for recovering healthy plants from diseased plants. इस पॉइंट को समझो कि टिश्यू कल्चर का फायदा सिर्फ एक ये नहीं है कि एक पौधे के एक छोटे से हिस्से से हम बहुत सारे पौधे उगा सकते हैं. दूसरा, अगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है आपके एरिया में, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उसको कोई डिसीज है, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, उसको कोई बहुत ज्यादा डिसीज हो गई है. अब उस डिसीज्ड वाले प्लांट से हम एक हेल्दी प्लांट ग्रो करना है, तो कौन सी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको एक डिसीज प्लांट मिला है, ठीक है, लेकिन आप डिसीज प्लांट से एक हेल्दी प्लांट को ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो आप कौन सी टेक्निक को ऑप्ट करोगे? टिश्यू कल्चर. आप उसको समझो अभी कि वो कैसे करते हैं. Banana, apple, etc.
This technique can also be used to propagate high-yielding disease-resistant varieties in a short span. Even in conditions when a plant is diseased, tissue culture is used for recovering healthy plants from diseased plants by taking the explant of the apical or axillary meristem. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक डिसीज प्लांट है उससे आप हेल्दी प्लांट बनाना चाहते हो तो उसका कौन सा हिस्सा लोगे? एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम लेना पड़ता है, जो आपको लोकेशन दिखाई है इसमें। इकलौता ये वो हिस्सा होता है जहां पे डिसीज कभी भी अटैक नहीं करती, क्योंकि यहाँ की सेल्स रैपिडली डिवाइडिंग होती हैं। और इसके और रीजंस आप आइडेंटिफाई करोगे, मुझे बताओगे कि एपिकल और एक्सिलरी मेरिस्टेम पे डिसीज अटैक क्यों नहीं करती। This is done because the meristem is always free from pathogens due to lack of vascular supply. The process of using the meristem for propagation is known as meristem culture. Culturing of meristems has been successfully carried out in plants such as banana, sugarcane, and potato. There are many advantages of tissue culture, which are as follows. A large number of plants can be grown in a short period of time. Healthy plants can be grown from diseased plants. Plants without seeds can be multiplied. It is useful where sexual reproduction is not. देखो, हमने भी टेक्निक देखी थी, एक पौधे का छोटा सा हिस्सा लेकर उस कैलस जनरेट करके कैलस के अलग अलग हिस्सों से खूब सारे प्लांट्स बना दिए। डिसीज प्लांट का एक्सिलरी पार्ट लेकर, मेरिस्टेम पार्ट लेकर हम हेल्दी प्लांट बना सकते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीज नहीं होते, उनका कोई भी हिस्सा लो और लैब में उसको हम ग्रो कर सकते हैं। ऐसे प्लांट जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, हम उसको दूसरे तरीके से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। सो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ द टिश्यू कल्चर। कुछ क्लियर हुआ इस वीडियो से? टिश्यू कल्चर पे डाउट है अभी कोई? नो मैम। तो हम टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे, मैंने सारा इसमें लिखा हुआ है। टिश्यू कल्चर की टेक्निक क्या है? ये वो टेक्निक है जिससे आप किसी भी प्लांट को रैपिडली ग्रो कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, डिसीज फ्री प्लांट भी बना सकते हो। टेक्निक कैसे काम करती है उस एनिमेशन में बहुत क्लियरली दिखाई गई है, और मैंने यहाँ भी बनाई है वही सेम। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। कुछ डेफिनेशंस हैं जिसपे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्सप्लांट क्या है आप बता सकते हो? प्लांट का वो हिस्सा जो टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं। टोटिपोटेंसी क्या है? टोटिपोटेंसी का मतलब होता है पौधे के किसी भी हिस्से को अगर आप काट लोगे तो वो रीजनरेट कर जाता है, नया प्लांट बना जाता है पूरा का पूरा। तो उस कैपेबिलिटी को क्या कहा गया है? टोटिपोटेंसी। एनिमल्स में ये नहीं होती। ठीक है, लीवर रीजनरेट करता है, लीवर टोटिपोटेंट नहीं है, ध्यान रखना। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है छोटे से हिस्से से पूरा फुल फ्लेज प्लांट का बन जाना। ठीक है, अब लीवर रीजनरेट करके लीवर बनाता है, लीवर कोई हार्ट तो नहीं बना सकता ना, तो वो टोटिपोटेंसी नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो मतलब छोटा सा लेवल, प्रोपेगेट मतलब फैलाना। ये वो मेथड है जिसमें हम टिश्यू कल्चर को यूज करके, टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है, माइक्रो प्रोपेगेशन एक पूरा का पूरा साइंस कह सकते हो। ये दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। छोटे से एक हिस्से से पौधे के बहुत सारे प्लांट्स को बना लेना इज नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। सोमा क्लोन्स, क्लोन्स का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के आइडेंटिकल हो, हूबहू एक जैसे हो। जब आप टिश्यू कल्चर से जो नए प्लांट्स बनाओगे वो हूबहू अपने पेरेंटल प्लांट के जैसे दिखाई देंगे, तो दे आर नोन एज दी सोमा क्लोन्स। Here comes the most important definition, somatic hybrid. हाइब्रिड समझते हो? दो के कैरेक्टर का मिक्स हो जाना इज नोन एज दी हाइब्रिड। दो अलग अलग स्पीशीज के कैरेक्टर्स को आप कंबाइन कर रहे हो तो वो क्या कहलाए जाएंगे? हाइब्रिड्स। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करते हैं हम इसके अंदर। सोमैटिक हाइब्रिड पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। यहाँ आपको ध्यान रखना है, प्रोटोप्लास्ट वर्ड आया है। प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है कि, मैं आपको इसकी डेफिनेशंस लिख के दूंगी, लिखी हुई है नोट्स में। ये एक प्लांट की सेल है, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट से डील कर रहे हैं ना। प्लांट की सेल के बाहर क्या होती है? सेल वॉल। अंदर क्या होगी उसकी? सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और ये क्या है उसका? न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब होता है सेल वॉल हटा दो,
उसकी सेल वॉल रिमूव कर दो, ये जो अंदर का हिस्सा रह गया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये सारा का सारा क्या कहलाया जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। सिंपल सी एक बात है, सेल माइनस सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो ये प्लांट के केस में है, इसीलिए सेल वॉल लिख रहे हैं हम यहाँ पर। तो एक स्पीशीज ये ले ली, मान लो पोटैटो की ले ली, और एक ले लिया टमाटो का। पहले क्या किया, सेलुलेज और पेक्टिनेज एंजाइम डाले गए, क्योंकि जो वॉल होती है बाहर की सेलुलोज की बनी हुई है और पेक्टिन की बनी हुई है। सेलुलेज सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेगा, पेक्टिनेज पेक्टिन को डाइजेस्ट कर लेगा, वॉल रिमूव हो गई, एक तरह से पील ऑफ कर दिया। फिर इन दोनों के प्रोटोप्लास्ट को हमने फ्यूज करा दिया। फ्यूजन कराने के लिए केमिकल डाला जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, PEG। अब जो हाइब्रिड बनेगा उसमें इसके भी कैरेक्टर होंगे और इसके भी कैरेक्टर होंगे। पोटैटो और टमाटो को मिलाकर एक पोमैटो बनाया गया था, जो कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, बट इस हाइब्रिड का नाम है पोमैटो। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक है इसके अंदर। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, ध्यान रखना है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, एक सेल है प्लांट की, उसकी वॉल रिमूव कर दी गई, अंदर का जो रह गया कंटेंट, दैट इज द प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, बेनिफिट्स क्या है टिश्यू कल्चर के, आप यहाँ से भी लिख सकते हो, वीडियो से भी देख लेना आप। अब ये कुछ डेफिनेशन है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लास्ट, ये ध्यान रखनी है आपको। साइटोप्लाज्म सबको क्लियर होगा कि ये देखो सेल है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है ये न्यूक्लियस है। सेल मेम्ब्रेन ये न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द जितना भी लिक्विड है, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी, बाहर बाहर जो लिक्विड है जितना भी, दैट इज द साइटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस जो न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, दैट इज द प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लास्ट मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया था कि आइसोलेटेड सेल जिसकी वॉल हटा दी गई हो, इसको एक बार खुद से रीड कर लेना आप। तो ये तीन डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लास्ट। सोनाक्षी, माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब है, माइक्रो मतलब स्मॉल, प्रोपेगेशन का मतलब होता है बढ़ाना, प्रोपेगेट करना। आपने क्या किया, एक बड़ा पौधा लिया, उससे एक छोटा सा हिस्सा निकाला, एक्सप्लांट, उसको लैब में ग्रो किया, फिर उसको मिट्टी में ग्रो कर दिया। एक पौधे से, उसके छोटे से हिस्से से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आपने बना दिए। दिस इज द नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। द मेथड व्हिच प्रोड्यूसेस thousands of the plants from the tissue culture is known as the micro propagation, and each and every plant will be identical to the parental plant. ठीक है, ये ध्यान रखना है। और साइटोप्लाज्म क्या, सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडीज हैं, जितनी भी ऑर्गेनल्स हैं, उनके बाहर बाहर जो लिक्विड है वो साइटोप्लाज्म है। अगर सारा लिक्विड काउंट कर लिया जाए, न्यूक्लियस का भी और अंदर का सारा साइटोप्लाज्म के साथ वाला, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर मेम्ब्रेन भी इंक्लूड कर ली जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो चीजें पढ़ी हैं अभी, एनिमल हस्बेंड्री और एक टिश्यू कल्चर। एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू एनिमल से मिलने वाले फूड्स को कैसे आप बढ़ा सकते हो, टिश्यू कल्चर के थ्रू कैसे प्लांट्स की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, लैबोरेटरी कंडीशंस का की हेल्प लेकर एक प्लांट से हजारों प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो। प्लांट ज्यादा ग्रो करेंगे तो फूड प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आता है सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन नाम से पता लग रहा है, देखो एक इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रही है कि पौधे और एनिमल फूड ये हमें कम पड़ने लगा है। ठीक है, तो हमें ऑल्टरनेट सोर्स निकालने हैं ताकि लोगों को माल नरिश ना हो, लोग न्यूट्रिशन की कमी से ना मरे, भूखे माल नरिश हो रहे हैं, भूखे हो रहे हैं, इस वजह से ना मरे। तो हम ऑल्टरनेट सोर्स की तरफ जा रहे हैं। एनिमल तो है ही है, प्लांट्स तो है ही है, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सुखाकर, बैक्टीरिया, फंगस, ईस्ट, एल्गी, इसको सुखाकर पाउडर बना के भी हम यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन इसमें बहुत ज्यादा है। तो कोई आपसे पूछता है कि सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या हैं, दे आर द एडिबल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। एडिबल मतलब जो खाए जा सके, यूनिसेल्युलर मतलब सिंगल सेल, और ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है, ईस्ट है, फंजाई है, इनको मार के
ड्राई करके पाउडर बना के डब्बों में डाल के बेचा जाता है। बहुत रिच सोर्स है ये प्रोटीन का। जिम में देखना, मसल मास बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन पाउडर देता है जिम वाला, वो ये डब्बे को पढ़ना, स्पाइरुलिना नाम लिखा होता है उसके ऊपर, ठीक है। सिंगल सेल प्रोटीन की जरूरत क्यों पड़ी? इंडिया की पॉपुलेशन इतनी तेजी से फैल रही है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी तेजी से फैल रही है कि ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये कुछ नहीं कर पा रहे न्यूट्रिशन के लिए, तो ऑल्टरनेट सोर्स पे हम जा रहे हैं। लोगों को मारना तो है ही नहीं, ठीक है। तो उसका ऑल्टरनेट सोर्स क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन्स। इनके फायदे क्या होते हैं? प्रोटीन बहुत ज्यादा है, विटामिन बी बहुत ज्यादा है 12 और के, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, लिपिड कंटेंट कम होता है। यही तो हम चाहते हैं कि फैट कम मिले लेकिन पूरी एनर्जी, पूरा पोषण हमें मिले। पहला कमर्शियल सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो एक बैक्टीरिया से बनाया गया था जिसको बोला गया था प्रोटीन, PRUTEEN, प्रोटीन इसका नाम था। जिस बैक्टीरिया से ये लिया गया था मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है आपने। इस बैक्टीरिया से ये निकाला गया था। ये इतना रिच सोर्स था प्रोटीन का कि इसके अंदर लगभग 72% प्रोटीन ही प्रोटीन था, ठीक है। पहले सिंगल सेल प्रोटीन को माइक्रोबियल प्रोटीन के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये माइक्रोब से आइसोलेट किए गए थे। बाद में कैरल विल्सन, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कैरल विल्सन ने इसको नाम दिया गया था सिंगल सेल। वो कहते थे कि माइक्रोबियल प्रोटीन नाम बड़ा अटपटा सा लगता है, कोई खाएगा भी नहीं इसको, ऐसा लगेगा कि माइक्रोब्स को खा रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक साइंटिफिक नेम दे दिया कि सिंगल सेल प्रोटीन, जो सुनने में थोड़ा सा ठीक लगता है, ठीक है, माइक्रोब्स वाली फीलिंग नहीं आती जिसके अंदर। तो ये इतने फायदेमंद है कि देखो, एक 250 किलो की गाय है सपोज, वो इतना दूध देती है कि उससे लगभग 200 ग्राम प्रोटीन बनेगा एक दिन में। पॉइंट को समझो, एक 250 किलो की अगर गाय है, ऐसी डाटा एक की बुक में भी मेंशन किया हुआ है, वो इतना दूध देती है एक दिन में कि उससे आप 200 ग्राम प्रोटीन ही ले पाते हो। लेकिन 200 ग्राम बैक्टीरिया आपको एक दिन में 25 टन प्रोटीन देता है। कैन यू इमेजिन कितनी प्रोटीन प्रोडक्शन ज्यादा है? एक टन में 100 किलो होते हैं, तो 2500 किलो प्रोटीन एक दिन में मिल रहा है सिर्फ 250 ग्राम बैक्टीरिया से। ये कंपैरिजन आपको क्लियर दिखा रहा है कि कितना रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। स्पाइरुलिना, स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं जो, ठीक है, रॉकेट्स के अंदर, ये स्पाइरुलिना के डब्बे लेके जाते हैं क्योंकि वहां ये एक रोटी पानी ये सब चीजें इनको कहाँ मिलेंगी, खाना थोड़ी बना पाएंगे, तो स्पाइरुलिना को यूज करते हैं। और इसके फायदे क्या है? ये स्पाइरुलिना है जो, ये वेस्ट वाटर पे ग्रो की जा सकती है। जैसे खेती का गंदा पानी आया, सीवेज का पानी आया, उस पे एल्गी और माइक्रोब्स ग्रो किए, आप उसको प्रोटीन की तरह यूज कर रहे हो। देखो कितना फायदा है, एक तो वो आपको इतना प्रोटीन दे रहे हैं, फिर आप वेस्ट वाटर को भी मैनेज कर रहे हो, उसको भी आप यूज कर रहे हो। तो ये टाइम खत्म होने वाला है, यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है एल्गी कौन कौन सी यूज होती है, फंगस कौन कौन सी यूज होती है, ईस्ट कौन कौन सी यूज होती है एज अ सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। कल का लेक्चर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर भी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी, तब तक आप इसको रीड करिए।